हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स में स्पीकिंग से। देखिए, आज के लेक्चर में क्लास 12th के लिए संबंध एवं फलन, एक ऐसा चैप्टर जिससे बच्चे बहुत डरते हैं पढ़ने से। तो बालाजी की बुक से इसके क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन उसके पहले बेसिक बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। संबंध फलन थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बच्चे पढ़ने से इसको डरते हैं, तो थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन टफ तब नहीं लगेगी जब आप उसको सीरियस से पढ़ेंगे। जैसे आपने अगर क्लास फर्स्ट ईयर का हमारा लेक्चर जो संबंध फलन के हमने लेक्चर बनाया तो वो आप पढ़ लीजिए, फिर इंटर का पढ़ लीजिए, तो आप संबंध फलन का सारा डर 100% बिल्कुल। देखिए, संबंध फलन का स्टार्ट करते हैं, लेकिन आज अभी क्वेश्चन नहीं बताएंगे यार, इसका बेसिक पूरी सारी जानकारी। देखिए, संबंध एवं फलन, रिलेशन एवं फंक्शन, संबंध एवं फलन। देखिए, अच्छा थोड़ा सा फर्स्ट ईयर से लेकर आते हैं, बैक से लेकर चलते हैं तो बढ़िया समझ में। देखिए, संबंध फलन फर्स्ट ईयर में हमने इसके 7-8 लेक्चर बनाए हैं, तो आप चाहें तो उससे पढ़ सकते हो, उसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। और आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल से अगर जुड़े, पहली बात अगर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट खोलिए। प्ले लिस्ट में आपके सीरियल से सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बैक से चलते हैं फर्स्ट ईयर से। तो सबसे पहले चलते हैं क्रमिक युग्म से। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्रमिक युग्म को ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। देखिए, क्रमिक युग्म क्या होता है? ये दो अवयवों का या दो घटकों का एक युग्म होता है जिसमें क्रम निश्चित होता है। कह सकते हैं दो अवयवों का एक ऐसा युग्म जिसमें अवयवों का या दो घटकों का एक ऐसा युग्म जिसमें अवयवों के क्रम निश्चित होते हैं, क्रम बदल नहीं सकते। इसको कह सकते हैं दो अवयवों का ऐसा युग्म या ऐसा जोड़ा कह सकते हैं। ऐसा युग्म, दो अवयवों का ऐसा युग्म जिसमें अवयवों के, फर्स्ट ईयर से थोड़ा लेके चले, जिसमें अवयवों के क्रम निश्चित होते हैं। अवयवों के क्रम निश्चित होते हैं। निश्चित होते हैं मतलब बदल नहीं सकते हैं। निश्चित होते हैं मतलब जो निश्चित है उसको बदल नहीं सकते। दो अवयवों का एक ऐसा युग्म जिसमें अवयवों के जो क्रम है वो निश्चित होते हैं, क्रमिक युग्म। क्रमिक युग्म के अवयवों को कैसे लिखते हैं? छोटे ब्रैकेट में एक अल्प विराम के साथ लिखा जाता है। देखिए, अब लिख नहीं रहे, आप सुन रहे हैं हमारी बात को। छोटे ब्रैकेट में एक अल्प विराम के साथ लिखा जाता है। छोटे ब्रैकेट में एक अल्प विराम के साथ लिखा जाता है। इसमें 1 मिनट बिल्कुल रुकिएगा। देखिए, माइक का तार लगाना भूल गए थे तो आवाज़ थोड़ी स्लो हो गई होगी। तो हमने बताया कि संबंध फलन एक ऐसा चैप्टर है, थोड़ा सा बता दें कि तार लगाना भूल गए थे तो आवाज़ स्लो हो गई होगी। संबंध फलन एक ऐसा चैप्टर जिससे मोस्टली बच्चे डरते हैं पढ़ने से। बोलते हैं कि सर बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा कठिन है। तो ऐसा नहीं, अगर इसको सीरियल से पढ़ा जाए। देखिए, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ कठिन नहीं है, अगर इसको सीरियल से पढ़ा जाए, ढंग से पढ़ा जाए, बिल्कुल सीरियल से सारी चीज़ें जानकारी हों और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। देखिए, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं जीता वही जो डरा नहीं। थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ेंगे। अच्छा, अगर ज़्यादा टफ लगता है तो क्लास फर्स्ट ईयर का पहले संबंध फलन पढ़ लीजिए। अब क्लास फर्स्ट ईयर का संबंध फलन आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और उसमें प्ले लिस्ट खोलिए। इधर एक एक वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, प्ले लिस्ट खोलिए। प्ले लिस्ट में आपको खुद संबंध फलन नज़र आएगा। प्ले लिस्ट, देखिए प्ले लिस्ट में क्या है कि सारे चैप्टर के वीडियो एक ही जगह आपको मिल जाएंगे। फिर उसको पढ़ने के बाद इसको, तो आज इसकी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। एक्सरसाइज तो बालाजी की बुक से ही करानी है, लेकिन अभी एक्सरसाइज न करा के इसके सारी बेसिक चीज़ें बता दें ताकि आपके अंदर का थोड़ा सा डर खत्म हो, आपको लगे कि नहीं संबंध फलन हमें भी आने लगा, अच्छा चैप्टर। बस आप एक काम करिए, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। इससे जुड़ने का मतलब आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और पढ़िए, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो ये देखिए, हम पहले क्लास फर्स्ट ईयर से बैक से थोड़ा लेकर के चल रहे हैं। बैक से इसलिए लेकर के चल रहा है कि आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। हालांकि फर्स्ट ईयर के आप अगर संबंध फलन खोलेंगे उसमें हम पढ़ा चुके हैं। तो क्रमिक युग्म क्या है? दो अवयवों का ऐसा युग्म है जिसमें अवयवों के क्रम निश्चित होते हैं। दो अवयवों का, या कह सकते हैं दो घटकों का भी कह सकते हैं।
दो घटकों का एक ऐसा जोड़ा, एक ऐसा युग्म जिसमें अवयवों के क्रम निश्चित होते हैं, मतलब क्रम बदल नहीं सकते, क्रम निश्चित होते हैं। और इनको छोटे ब्रैकेट में ऐसे हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं इनको छोटे, दोनों अवयवों को छोटे ब्रैकेट में एक अल्प विराम मतलब कामा, अल्प विराम किसको बोलते हैं, कामा को। इन अवयवों को छोटे ब्रैकेट में, छोटे कोष्टक में अल्प विराम के साथ लिखा जाता है, अल्प विराम के साथ लिखा जाता है। जैसे कह दिया जाए, जैसे ये लिखा गया x, y, तो ये x, y ये अल्प विराम है। इसमें x को बोलते हैं प्रथम अवयव, प्रथम निर्देशांक, प्रथम घटक कह सकते हैं, प्रथम अवयव, और y, x हो गया प्रथम घटक और y हो गया द्वितीय घटक। देखिए इनका क्रम निश्चित है, क्रम ये निश्चित है कि x पहला घटक है, पहला अवयव है, और y दूसरा अवयव। देखिए कभी भी आपको बता दें कि जो x है वो x, y, x के इक्वल नहीं माना जाएगा, x, हाँ ये इक्वल तभी हो सकते हैं। आपको बता दें कि x, y अगर y, x के इक्वल है तो केवल तभी संभव है, ये देखिए केवल तभी संभव है, सारी चीज़ें बहुत गौर से देखिएगा, केवल तभी संभव है जब x, y के बराबर हो, जब x, y आपस में क्या हो, बराबर। ये चीज़ केवल तभी संभव है जब x, y आपस में बराबर हो। ये सारी चीज़ें, तो a को प्रथम घटक बोलेंगे, x को प्रथम घटक, y को द्वितीय घटक, ये बराबर नहीं होते। अगर ये बराबर हैं तो आप समझ जाइए कि x किसके बराबर होगा, y के। अगर ये बराबर हैं तो x, y के बराबर होगा। दूसरी चीज़, अब ये फर्स्ट ईयर वाली चीज़ें बता रहे हैं आपको, कार्तीय गुणन बता रहे हैं, कार्तीय गुणन। 1 मिनट पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब तक मार्कर में थोड़ी सी इंक डाल दी जाए, कमज़ोर चल रहा है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लें, तब तक इंक इसमें डाल देते हैं जल्दी से। अब देखिए थोड़ा सा कार्तीय गुणन है, कार्तीय गुणन, कार्टीशियन प्रोडक्ट इसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर की हैं, लेकिन थोड़ा सा पहले से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कार्टीशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, जिससे कह दिया जाए यदि x बिलोंग A तथा y बिलोंग B, तो x, y समझिएगा, तो x, y से बने सभी क्रमित युग्म, सभी क्रमित युग्म मतलब जैसे x की जगह बहुत सारे, तो x, y से बने सभी क्रमित युग्मों को A का B से कार्तीय गुणन कहते हैं, A का B से कार्तीय गुणन कहते हैं, A का B से कार्तीय गुणन कहते हैं। अब आप एक चीज़ में थोड़ा सा डाउट हो, सभी क्रमित युग्मों, सभी क्रमित युग्मों का मतलब हो गया कि जैसे A में जरूरी थोड़ी कि समुच्चय A में केवल एक ही अवयव हो, ये थोड़ी जरूरी है। अभी एग्जाम्पल से और समझ में आएगा। जैसे हमने क्या बोला कि यदि x बिलोंग करता है A में, y बिलोंग करता है B में, तो x, y से बने सभी क्रमित युग्मों को A का B से कार्तीय गुणन कहते हैं। अभी एग्जाम्पल से और सारी चीज़ें समझ में, A का B से कार्तीय गुणन कहते हैं। इसे जो होता है देखो प्रतीकात्मक रूप में, इसे A क्रॉस B से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, A क्रॉस B से लिखा जाता है। जैसे थोड़ा एग्जाम्पल पर चलते हैं, जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल में समुच्चय A में दिया गया A, B मान लो, और B में मान लो दे दिया जाए 2, 5। अब आपसे कह दिया जाए A क्रॉस B निकालो, तो A क्रॉस B में देखो सभी क्रमित युग्मों, x, y से बने सभी क्रमित युग्मों मतलब x, y की तरह, इस तरह x, y की तरह जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे, जितने भी संभव क्रमित युग्म बनेंगे सब बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर तो x केवल एक अवयव आपको लग रहा है कि चलो x एक अवयव A में बिलोंग कर रहा है, y केवल एक अवयव B में बिलोंग कर रहा है, लेकिन देखो अब यहाँ पर एक अवयव नहीं है, यहाँ पर एक अवयव नहीं है, तो x, y की तरीके मतलब x, y की तरीके जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे, x, y की तरीके जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे सब A का B से कार्तीय गुणन कहलाएंगे, A का B से। और अगर y, x बन जाए, अगर y, x से जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे, y, x के सभी क्रमित युग्म,
x कामा y के जो सभी क्रमित युग्म है वो a का b से कार्तीय गुणन कहलाएंगे, इसे a क्रॉस b से लिखेंगे। और y कामा x, जैसे यहाँ पर देखो a क्रॉस b में कितने क्रमित युग्म बनेंगे, थोड़ा देखिएगा। a क्रॉस b में एक बनेगा a कामा 2, एक क्रमित युग्म, a कामा 2, एक बनेगा a कामा 5। एक मिनट देख लें, ये कट तो नहीं रहा वीडियो में। a कामा 2, एक मिनट, हाँ आ रहा है, अरे बहुत जगह। a कामा 2, a कामा 5, फिर बनेगा b कामा 2 और b कामा 5, b कामा 2, b कामा 5। ये देखिए a से b में x कामा y का मतलब देखो कितने क्रमित युग्म बने, x कामा y की तरीके सभी क्रमित युग्म, x कामा y की तरीके सभी क्रमित युग्म। तो x कामा y से बने सभी क्रमित युग्मों का a का b से कार्तीय गुणन कहते हैं। सभी क्रमित युग्म के देखो कितने हो गए, 4, a कामा 2, a कामा 5, b कामा 2, b कामा 5। अगर b क्रॉस a होगा तो y कामा x से बनेंगे। अगर यही b क्रॉस a लिखा जाए, मेरी बात समझना, अगर इसको b क्रॉस a यहाँ पर निकाला जाए, b क्रॉस a निकाला जाए तो b क्रॉस a में कितना आएगा, b क्रॉस a में आएगा 2 कामा a। देखो पहले b वाले अवयव आएंगे, a क्रॉस b में पहले समुच्चय a वाले अवयव आएंगे और b क्रॉस a में पहले समुच्चय b वाले अवयव आएंगे। तो b क्रॉस a में देखो कितना आएगा, 2 कामा a, फिर आएगा 2 कामा 5, 2 कामा a, ओ सॉरी 2 कामा a, 2 कामा b, 5 कामा a, 5 कामा a, 5 कामा b। तो अब शायद इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे कोई अवयव x है, a में बिलोंग करता है, जरूरी थोड़ी कि एक ही अवयव होगा। x कोई अवयव a में बिलोंग करता है, y कोई अवयव b में बिलोंग करता है। तो x कामा y से जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे सभी क्रमित युग्म a का b से कार्तीय गुणन कहलाएंगे, इसे a क्रॉस b से लिखेंगे। अगर y कामा x से सभी क्रमित युग्म, y कामा x के जितने भी क्रमित युग्म बनेंगे वो b का a से कार्तीय गुणन कहलाएंगे। y कामा x, जैसे आप देख रहे हो a का b से कार्तीय गुणन मतलब x कामा y के रूप में, पहले इसके अवयव हैं, a के अवयव हैं, चलो x समझ लो, फिर b के अवयव y समझ लो। तो ये x कामा y से जितने भी क्रमित युग्म बने हैं सभी क्रमित युग्म क्या कहलाएंगे, a क्रॉस b मतलब a का b से कार्तीय गुणन। और ये y कामा x पहले ये वाले अवयव हैं, तो ये y कामा x के रूप में, तो ये क्या कहलाएंगे, b क्रॉस a मतलब b का a से, b क्रॉस a कहलाएंगे क्योंकि b का a से कार्तीय गुणन कहलाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट। अच्छा एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा देखिए, सारी छोटी छोटी चीज़ें पहले क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन भी आने हैं। जैसे कह दिया जाए NA इक्वल टू m और NB इक्वल टू n, मतलब ये हुआ कि जैसे आपसे कह दिया जाए NA का मतलब हुआ जैसे समुच्चय A में मान लो m अवयव हैं, समुच्चय A में मान लिया जाए m अवयव हैं और समुच्चय B में मान लो n अवयव हैं, तो A क्रॉस B में, मतलब इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, मतलब समुच्चय A में m अवयव हैं और समुच्चय B में n अवयव हैं। तो A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, देखिए तो A क्रॉस B में m क्रॉस n अवयव होंगे, n A क्रॉस B का मतलब A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, m क्रॉस n। A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, m क्रॉस। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप कह सकते हो कि NA की वैल्यू 2, मतलब A में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, और NB की वैल्यू भी 2 है, B में भी। तो देखिए तो A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, A क्रॉस B में, तो इसको लिख सकते हैं NA क्रॉस NB, मतलब A में अवयवों की संख्या इंटू B में अवयवों की संख्या। तो A में अवयवों की संख्या 2 और B में भी, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी हो गई, देखिए 4। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो थोड़ा सा और चीज़ें बताती है, एक चीज़ बताते हैं, क्रमित त्रिक बताते हैं। क्रमित त्रिक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्रमित त्रिक, देखिए ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर की हैं लेकिन बैक से लेकर चले ताकि आपको समझ में बढ़िया आए। तो देखिएगा जरा, अब है क्रमित त्रिक, इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। क्रमित त्रिक में ऐसे कह दिया जाए, यदि x बिलोंग A, y बिलोंग B और z बिलोंग C, तो x कामा y कामा z को क्रमित त्रिक बोलते हैं। x कामा y कामा z क्रमित
क्रमित त्रिक हो जाता है, क्रमिक त्रिक कहलाता है, कह सकते हैं। तो x, y, z ये क्या कहलाता है? क्रमित त्रिक। इसको प्रतीकात्मक रूप में देखिए, प्रतीकात्मक रूप में इसको कैसे लिखेंगे? प्रतीकात्मक मतलब सिंबल में, प्रतीकात्मक रूप में इसको कैसे लिखेंगे थोड़ा समझिएगा। प्रतीकात्मक रूप में इसको लिखा जाता है a क्रॉस b क्रॉस c, a क्रॉस b क्रॉस c। ये सारी चीज़ें बहुत गौर से समझना है। प्रतीकात्मक रूप में इसको लिखते हैं a क्रॉस b क्रॉस c ऐसे, x y z, जहाँ x किस में बिलोंग करता है? a में, y किस में बिलोंग करता है? b में, और z किस में बिलोंग करता है? c में। ये चीज़ इसको क्रमित त्रिक बोलते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो थोड़ा सा देखिए, बैक से चल रहा है फर्स्ट ईयर से, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। अब देखिए, अगर कहीं पर ऐसे थोड़ी सी नोट पॉइंट समझिए, सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से समझिए। अगर आपसे कहीं पर कह दिया जाए कि a क्रॉस b की वैल्यू फाई है, फाई मतलब समझते हो एम्प्टी सेट, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, रिक्त समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता, उसको फाई बोलते हैं, खाली ब्रैकेट। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इज इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ए फाई होगा या फिर बी फाई होगा, ए फाई होगा या फिर बी फाई होगा। मतलब अगर ए क्रॉस बी में कोई अवयव नहीं है, इसका मतलब ए और बी में से कोई एक रिक्त समुच्चय होगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाएं, चलिए सारी चीज़ें आपको क्लियर। जैसे आपसे हम कह दें कि ए बराबर, चलो मान लो ए कामा डी है और बी बराबर कुछ नहीं है, बी किसके बराबर है? मान लो फाई के। अब फाई के बराबर है, थोड़ा देखिएगा। अब यहाँ पर आपसे कह दिया जाए कि ए क्रॉस बी निकालो, तो ए क्रॉस बी आप कैसे निकालते हो? भी आपने देखा, तो बी में कोई अवयव ही नहीं है। अगर मान लीजिए बी में कोई अवयव होता तो यहाँ पर कुछ लिखते, तो ए क्रॉस बी में भी कुछ नहीं आएगा, ये भी फाई आएगा। फाई मतलब खाली ब्रैकेट, रिक्त समुच्चय बोलते हैं। जैसे ए क्रॉस बी, हमने क्या बताया, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, ये कंपटीशन में काम आती हैं और कंपटीशन में बच्चे मात खा जाते हैं। इसी वजह से यूपी बोर्ड के बच्चे थोड़ा सा, क्योंकि बेस से बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए। तो अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू फाई है, मतलब ए क्रॉस बी में फाई का मतलब हो गया रिक्त समुच्चय। फर्स्ट ईयर में आप समुच्चय है, जिसने ना पढ़ा हो तो हमने क्या होता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट खोलिए, उसमें समुच्चय और संबंध फलन सब मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू अगर फाई है, मतलब फाई का मतलब कोई अवयव नहीं है, तो इसका लिए जरूरी ये है, अगर ए क्रॉस बी फाई है तो इसके लिए ये जरूरी है कि ए फाई होगा, मतलब ए या तो रिक्त समुच्चय होगा या तो बी रिक्त समुच्चय होगा। ए और बी में से अगर कोई एक रिक्त समुच्चय है, ए और बी में से कोई अगर एक रिक्त समुच्चय है, तो आप 100% कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी फाई होगा। और आपको बता दें दूसरी चीज इसी का, अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू फाई नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए बी खाली नहीं होगा, ए बी फाई नहीं होगा तथा बी भी फाई नहीं होगा। मतलब ए और बी, अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू फाई है, मतलब ए क्रॉस बी में रिक्त समुच्चय कोई भी अवयव नहीं है, तो 100% आप समझ जाइए कि ए और बी में से कोई एक समुच्चय ऐसा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ए क्रॉस बी रिक्त समुच्चय है, तो आप समझ जाओ कि ए और बी में से कोई एक समुच्चय ऐसा होगा जो रिक्त ही होगा, जो फाई होगा, उसमें कोई अवयव नहीं होंगे। और अगर ए क्रॉस बी फाई नहीं है तो फिर समझ जाओ कि अरे यार उल्टा लिखा, तो ए बी फाई नहीं होगा और बी भी फाई नहीं, गलत लिखा था। देखिए, अगर ए क्रॉस बी खाली नहीं है, रिक्त नहीं है, तो आप समझ जाओ कि ए भी रिक्त नहीं होगा और बी भी रिक्त नहीं होगा। और अगर ए और बी में से कोई एक रिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी भी रिक्त समुच्चय ही होगा। ये छोटी छोटी चीजें, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब थोड़ा सा संबंध के बारे। अब देखिए, समझिए संबंध के बारे में थोड़ा सा। जैसे कह दिया जाए, इसको बहुत गौर से देखिएगा, हालांकि है फर्स्ट ईयर का, लेकिन बेस से लेके चले ताकि इंटर का संबंध फलन समझ में आ जाए। यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय कह दिया जाए, अरिक्त का मतलब हो गया जो रिक्त ना हो, खाली ना हो, अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त का मतलब हुआ जो खाली ना हो, अरिक्त समुच्चय है। तो संबंध आर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही। तो ये सब कंपटीशन में जब पूछी जाती तो बच्चे बता नहीं पाते। तो संबंध आर ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। ए क्रॉस बी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। मतलब ये जो आर होगा वो ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो संबंध बनता है यार,
वो हमेशा एक रास बी का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय क्या होता है, इसलिए सेट आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर। उपसमुच्चय का मतलब हो गया आर के जो अवयव होंगे वो सब एक रास बी में ही पाए जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल गौर से समझना है कि ए और बी जैसे दो अरिक्त का मतलब हुआ, आ मीन्स नहीं, रिक्त मतलब खाली, जो खाली ना हो। जैसे हमने क्या होता है कि जैसे ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो जो संबंध आर होता है ना वो एक रास बी का उपसमुच्चय ही होता है। फर्स्ट ईयर के बी रिलेशन फंक्शन में इस सारी चीज़ समझाएं। तो जो आर होता है वो एक रास बी का उपसमुच्चय होता है। इसको आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी फर्स्ट ईयर में, ना पढ़ा हो तो हमारे चैनल से प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ लीजिए। तो आर सबसेट, इसको इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं, हिंदी में उपसमुच्चय बोलते हैं। सबसेट इंग्लिश में, हिंदी में उपसमुच्चय। तो आर सबसेट होगा एक रास बी का, मतलब जो संबंध आर होगा वो एक रास बी का हमेशा उपसमुच्चय ही होगा। मतलब आर वाले सारे अवयव एक रास बी में पाए जाएंगे। आर वाले सारे अवयव एक रास में, जैसे आपसे कह दें यहाँ पर, चलो ए बराबर कोई मान लो दिया गया 1 5 दे दिया, अब बी बराबर मान लो यहाँ दे दिया गया 2 6 दे दिया, बी बराबर 2 6 दे दिया। तो अब एक मिनट समझिए, जैसे मान लो अब पहले हमने एक रास बी निकाला, तो अगर हमने एक रास बी निकाला तो क्या आएगा, देखो एक रास बी में आएगा 1 2, फिर 1 6, फिर आएगा 5 2 और आएगा 5 6। ये तो एक रास बी। जैसे कोई संबंध आर, अब यहाँ पर थोड़ा, ये तो एक रास बी निकाला गया, अब कह दिया जाए आर एक ऐसा संबंध है, थोड़ा देखिएगा, आर मतलब रिलेशन, आर एक ऐसा संबंध है, आर का मतलब रिलेशन है, रिलेशन की, आर एक ऐसा संबंध है जहां आर किसका आर, जहां एक ऐसा संबंध है कि x लेस देन वाई, x लेस देन वाई है। आर एक ऐसा संबंध है, मान लीजिए जहां कह दिया गया कि x लेस देन वाई है। x लेस देन वाई मतलब समझते हो, जैसे क्रमित युग्म बनता है, ऐसे देखो क्रमित युग्म बना x कामा y, क्रमित युग्म क्या बना x कामा y, तो जो x है वो y से छोटा होना चाहिए, जो x है वो y से क्या होना चाहिए, छोटा। इसी में से जहां r किस पर परिभाषित है, अगर पूरा हमने नहीं लिखा, r परिभाषित तो समुच्चय a और b पर ही है, समुच्चय a और b पर ही परिभाषित है, r जो है वो समुच्चय a और b पर ही परिभाषित है। तो r एक ऐसा संबंध है जहां x छोटा है y से, x छोटा है y से मतलब जो पहला वाला अवयव है वो दूसरे वाले अवयव से छोटा है। तो इसी में से कितने क्रमित युग्म बनेंगे, तो देखो, तो r किसके बराबर आएगा, पहला वाला अवयव दूसरे से छोटा है तो 1 2 आएगा, 1 2। देखो क्योंकि यहाँ पर जो x है वो 1 है और जो y है वो 2 है, तो x छोटा है मतलब 1 छोटा है किससे, 2 से। और क्या आएगा बताओ, 1 6 आएगा। अब देखिए ये नहीं आएगा, 5 2 नहीं आएगा, 5 2 नहीं आएगा। आर एक संबंध, हमने शॉर्टकट में लिख दिया, यहाँ पर लिखा होगा आर एक संबंध समुच्चय ए से बी पर इस प्रकार परिभाषित है। अगर पूरा लिखें, हम बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर पूरा लिखा जाए तो लिखेंगे संबंध आर समुच्चय ए से बी पर, संबंध आर समुच्चय ए से बी पर इस प्रकार परिभाषित है कि x छोटा है y से। संबंध R समुच्चय A से B पर इस प्रकार परिभाषित है कि x छोटा है y से। तो x छोटा है y से में क्या बनेगा, 1 2, देखो 1 छोटा है 2 से, 1 6। अब 5 2 नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो 2 से छोटा नहीं है, 5 6 नहीं बनेगा। तो आप देखिए ये R बन गया। तो अब आप देखिए जो R है वो सबसेट है किसका, एक रास B का। हाँ, तो R सबसेट है एक रास B का, R सबसेट है एक रास B का, मतलब R वाले अवयव एक रास B में पाए जाते हैं। ये बहुत ही जरूरी चीज़ है, याद रखना कि जो संबंध R होता है अगर वो समुच्चय A से B पर परिभाषित है, जरूरी नहीं कि A से B पर परिभाषित हो सकता है वो समुच्चय A से A पर ही परिभाषित हो। सारी चीज़ें समझना है। अगर कोई संबंध R समुच्चय A से B पर परिभाषित है तो R सबसेट होगा एक रास B का। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि R वाले अवयव एक रास B में पाए जाएंगे। अगर कोई पूछ ले क्या R एक रास B के बराबर नहीं हो सकता, हो सकता है।
आर वाले सभी अवयव एक रास बी में पाए, ये देखो बराबर ही लगा है, सबसेट इसको पढ़ते हैं, उप समुच्चय इसमें बराबर भी लगा होता है। तो आर वाले जितने अवयव हैं वो सब एक रास बी में पाए जाएंगे। या फिर ये भी कह सकते आर, अगर कोई पूछ ले क्या आर एक रास बी के बराबर नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन अगर आपसे कोई कह दे क्या आर एक रास बी से ज्यादा भी हो सकता है, नेवर, कभी नहीं हो सकता। अगर आर एक रास बी के बराबर तक तो हो सकता है, आर एक रास बी के बराबर से हो सकता है, लेकिन आर के अवयव एक रास बी से ज्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि आर उप समुच्चय होता है एक रास बी के। आर वाले सभी अवयव एक रास बी में पाए ही जाएंगे। हाँ, विशेष परिस्थितियों पर आर एक रास बी के बराबर तो हो सकता है, लेकिन आर के अवयव एक रास बी से ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखिए, जैसे कह दिया जाए, मेरी बात समझना, जैसे कह दिया जाए कि समुच्चय ए में एम अवयव है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, कंपटीशन लेवल तक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। समुच्चय ए में एम अवयव है, मान लीजिए समुच्चय ए में, एक मिनट फोन आ गया, समुच्चय ए में, हाँ देखिए, तो हम क्या बता रहे थे कि जैसे कोई समुच्चय में ए में एम अवयव है, इसको बहुत गौर से देखना, और बी में एन अवयव है, ठीक। किसी समुच्चय ए में, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़, कंपटीशन में बहुत पूछी जाती हैं सब सारी चीज़ें, और यूपी बोर्ड के लिए भी, यूपी बोर्ड में भी ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे। तो कोई समुच्चय ए है उसमें एम अवयव है, कोई समुच्चय बी है उसमें एन अवयव। अब आर कोई संबंध, देखिएगा थोड़ा सा, आर कोई संबंध समुच्चय ए से बी पर परिभाषित है, ऐसे लिखा जाएगा, समुच्चय ए से बी पर परिभाषित है। तो कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, ये कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल संबंधों की संख्या होगी 2 की पावर mn, 2 की पावर mn। अगर R कोई संबंध समुच्चय A से B पर परिभाषित है, वही समुच्चय A से B पर परिभाषित है, मतलब R सबसेट होगा किसका, एक रास B का। तो कुल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, अगर कोई पूछ ले कुल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, तो आप बताओगे 2 की पावर mn, इतने संबंध बनाए जा सकते हैं। कितने संबंध हो सकते हैं, 2 की पावर mn। और अगर देखिए यहाँ पर कह दिया जाए यदि, इसी में से यदि कह दिया जाए R समुच्चय, इसको भी समझना, अगर कह दिया जाए यदि R समुच्चय A से A पर परिभाषित है, B है ही नहीं, दूसरा B नहीं है, मान लो A से A पर परिभाषित है, A से A पर परिभाषित है, A से A पर परिभाषित है, तो संबंधों की संख्या या कुल संबंधों की संख्या, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो संबंधों की संख्या या कुल संबंधों की संख्या होगा 2 की पावर m स्क्वायर। 2 की पावर m स्क्वायर क्यों हो जाएगा, आप कह दो A से A पर परिभाषित है, इसका मतलब यहाँ पर R जो है वो किसका सबसेट हो जाएगा, एक रास A का। R यहाँ पर किसका सबसेट हो जाएगा, एक रास A का हो जाएगा, क्योंकि B है ही नहीं है। यहाँ पर R A से B पर परिभाषित है, तो संबंधों की संख्या, तो R, अगर R संबंध, जो R कोई संबंध है समुच्चय A से B पर परिभाषित है, तो R यहाँ पर किसका सबसेट होगा, एक रास B का। कुल कितने संबंध बनाए जा सकते हैं, तो कुल जो नंबर ऑफ रिलेशन होगी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, कुल संबंधों की संख्या होगी 2 की पावर mn। लेकिन अगर R कोई समुच्चय है, अरे सॉरी, यदि R कोई संबंध, देखो हमने शॉर्टकट में लिख दिया, यदि R कोई संबंध है वो समुच्चय A से A पर ही परिभाषित है, मतलब B नहीं है, तो फिर संबंधों की संख्या 2 की पावर m स्क्वायर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो 2 की पावर mn होता है, लेकिन n किसके अवयव है, B के। यहाँ पर A और A, तो यहाँ हो जाएगा mn होता है ना, तो n की जगह भी m आ जाएगा, क्योंकि इसमें कितने अवयव हैं, देखो A में कितने अवयव हैं, m। दूसरा वाला जो A है उसमें भी कितने होंगे, m, तो यहाँ लिखोगे m गुणते m, जैसे यहाँ लिखा गया m गुणते n, तो यहाँ लिखा जाएगा m गुणते m, तो क्या बन जाएगा, m स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा थोड़ा सा इधर का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ये ले लीजिए। अब प्रतिलोम संबंध थोड़ा सा समझिएगा, प्रतिलोम संबंध, व्युत्क्रम संबंध इसी को बोलते हैं, व्युत्क्रम संबंध या प्रतिलोम संबंध बोलते हैं। व्युत्क्रम संबंध भी बोलते हैं, व्युत्क्रम संबंध या प्रतिलोम संबंध बोलते हैं। जैसे आपको बोला गया कि R कोई संबंध
आर कोई संबंध ए से बी पर परिभाषित है, ए से बी पर परिभाषित है। आर कोई संबंध है जो समुच्चय ए से बी पर परिभाषित है, तब कह सकते हैं बी से ए पर परिभाषित संबंध। आर कोई संबंध है वो ए से बी पर परिभाषित है, आर कोई संबंध है जो किस पर परिभाषित है, ए से बी पर, तब बी से ए पर परिभाषित संबंध आर का प्रतिलोम संबंध होगा या व्युत्क्रम संबंध होगा। आर का प्रतिलोम भी बोल सकते हैं। ए से बी पर परिभाषित संबंध कौन है? आर है। ए से बी पर परिभाषित संबंध कौन है? आर है। तो बी से ए पर परिभाषित संबंध जो होगा, बी से ए पर परिभाषित संबंध, बी से ए पर परिभाषित संबंध आर का व्युत्क्रम या प्रतिलोम संबंध होगा। आर का व्युत्क्रम या इसी को प्रतिलोम भी बोलते हैं, व्युत्क्रम या प्रतिलोम संबंध होगा। जैसे मान लो कह दिया जाए कि आर बराबर एक्स कामा वाई सच दैट एक्स किससे बिलोंग करता है? ए से, और वाई किससे बिलोंग करता है? बी से। मतलब आर कोई संबंध है जिसके क्रमित युग्म एक्स कामा वाई के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ? आर कोई संबंध है जिसके क्रमित युग्म x कामा y के रूप में है। इस प्रकार से है कि जो x वाला अवयव है समुच्चय A से लिया गया है। x वाला अवयव मतलब पहला वाला अवयव समुच्चय A से लिया गया है, y वाला अवयव समुच्चय B से लिया गया है। तो प्रतिलोम संबंध क्या होगा? तो देखिए, तो जो R इनवर्स होगा, प्रतिलोम संबंध या व्युत्क्रम संबंध को, अगर संबंध R है तो व्युत्क्रम संबंध क्या हो जाएगा? R इनवर्स हो जाएगा। व्युत्क्रम संबंध क्या हो जाएगा? R इनवर्स। वो x कामा y ना हो के क्या हो जाएगा? y कामा x। और वो इस प्रकार से वही कि y किसका, y अवयव किसका रहेगा? B का ही रहेगा, और x किसका अवयव हो जाएगा? A का। लेकिन अब ये B से A पर परिभाषित हो गया। क्यों? देखिए, B से A पर क्यों परिभाषित हो गया कि समुच्चय B का अवयव पहले आ गया और समुच्चय A का अवयव बाद में चला गया। समुच्चय B का अवयव पहले हो गया और समुच्चय A का अवयव बाद में हो गया। और यहाँ पर समुच्चय A का अवयव पहले है, ये R है, ये A से B पर परिभाषित है क्योंकि A वाला अवयव पहले है, B वाला अवयव बाद में है। ये R इनवर्स है, व्युत्क्रम संबंध है, व्युत्क्रम संबंध है। इसमें B वाला अवयव पहले, A वाला। अगर इसका फिर एक बार इनवर्स कर दें, इसी का देखिए, अगर एक बार फिर इनवर्स कर दें, R इनवर्स का अगर इनवर्स कर दें तो फिर ये पलट जाएगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा x कामा वाई, ये x कामा वाई फिर हो जाएगा सच दैट x किसका अवयव होगा? x होगा अवयव A का ही, और y किसका अवयव होगा? B का। देखिए, अगर R इनवर्स था उसका फिर प्रतिलोम करने, मतलब प्रतिलोम का प्रतिलोम, तो यहाँ पर आप देखिएगा R इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो फिर R के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? देखिए, R के बराबर हो गया। ये फिर से R बन गया, फिर से R बन गया। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए एक चीज़ और समझाते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए ये कोई जैसे 1 कामा 5 है और B जैसे अभी हमने आपको बताया कि 2 कामा 6 है। अब कह दिया जाए R कोई संबंध, देखिए R कोई संबंध, एक मिनट चलिए, R कोई, चलो समझाते हैं। R कोई संबंध A से B पर परिभाषित है, A से B पर इस प्रकार परिभाषित है कुछ समझना है, इस प्रकार परिभाषित है कि यहाँ पर x छोटा है y से। चलो यही कह दिया जाए कि x छोटा है किससे? y से। x छोटा, यहाँ पर मान लो ऐसे कह दिया जाए 3 कामा 6, और इसमें ऐसे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए 1 2 6। R कोई संबंध A से B पर इस प्रकार परिभाषित है कि मान लो x छोटा है y से।
आर कोई संबंध है समुच्चय ए से बी पर इस प्रकार परिभाषित है कि x छोटा है y से। चलिए देखिए, तो आर बनेगा क्या, चलो पहले आर बनाओ। देखिए तो सबसे पहले आर बनाते हैं, मेरी बात को गौर से देखिएगा। तो आर क्या बनेगा, देखिए तो आर इस प्रकार से बनाना है कि x छोटा आ जाए y से, x छोटा आ जाए y से। तो क्या आ जाएगा बताओ, x छोटा आ जाए y से, तो 3,1 नहीं आएगा, 3,2 नहीं आएगा, 3,6 ये आएगा 3,6, या x छोटा है y से। चलो यहाँ पर जैसे मान लो 4 ले लो, ऐसे ले लो, थोड़ा बढ़िया समझ में आएगा। तो एक आएगा देखो 3,4, x छोटा होना चाहिए y से, तो 3 छोटा, 3,1 नहीं आएगा। देखो 3,1 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो 3 है वो 1 से, ये सब समझाने की वजह से कर रहे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आए। 3 जो है वो 1 से छोटा नहीं, तो ये नहीं आएगा, 3,1 नहीं आएगा, 3,4 आएगा, 3,6 आएगा। x छोटा होना चाहिए y से, 3 जो है वो 1 से छोटा नहीं है, 3 जो है वो 1 से छोटा नहीं है, तो 3,1 नहीं आएगा। 3 जो है वो 4 से छोटा, तो 3,4 आएगा। 3 जो है वो 6 से भी छोटा है, तो 3,6 आ गया। अब 5,1 नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि जो 5 है वो 1 से छोटा नहीं है। 5,4 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 5 जो है वो 4 से भी छोटा नहीं है। तो क्या आएगा देखिए 5,6 आएगा, 5,6। अब ये R में जितने भी क्रमित युग्म आ गए, मेरी बात समझिएगा, ये जितने भी क्रमित युग्म आ गए, इनका जो प्रथम अवयव होता है, मतलब जो x बिलोंग ए हो गया प्रथम अवयव, जो x हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रांत। x, y बना, देखो R जैसे क्या बना, मान लो इस टाइप से बना x, y, सच दैट x किस में बिलोंग कर रहा है, a में, और y किस में बिलोंग कर रहा है, b में। इस तरीके से बना। R क्या बना, x, y, मतलब x, y मतलब इस रूप से बना, क्रमित युग्म के रूप में बना। तो x किससे बिलोंग कर रहा है, a से, y किस में बिलोंग कर रहा है, b में, लेकिन इस कंडीशन के साथ बिलोंग कर रहा है कि x छोटा है किससे, y से। तो जो x बिलोंग a है, x बिलोंग a है, इसको हम लोग प्रांत बोलते हैं, प्रांत या डोमेन बोलते हैं, प्रांत या डोमेन बोलते हैं। और जो y बिलोंग b बना, इसको हम लोग परास या परिसर बोलते हैं, इसको परास या परिसर बोलते हैं, परास या परिसर बोलते हैं। और जो b वाला समुच्चय है, b वाला y बिलोंग b, यहाँ पर y वाला अवयव और b पूरा समुच्चय, b वाला पूरा समुच्चय, थोड़ा समझिएगा, b वाला b पूरा समुच्चय b, ये सह प्रांत कहलाता है, सह प्रांत या कोडोमेन, सह प्रांत या इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। तो बी वाला पूरा समुच्चय, देखो x बिलोंग ए, x बिलोंग ए मतलब जो x बिलोंग ए, ये यहाँ पर जो x वाले अवयव आए हैं, या इसका पहला अवयव ऐसे कह सकते हैं, जितने भी ये संबंध R के अंदर जितने भी क्रमित युग्म आए हैं, ये संबंध R के अंदर जितने भी क्रमित युग्म आ गए, इनका जो पहला वाला अवयव है वो प्रांत बन जाएगा। जो पहला वाला ये जिनको देखते हैं संबंध R के अंदर, ये जितने भी क्रमित युग्म, इनको क्रमित युग्म बोलते हैं। तो संबंध R के अंदर ये जितने भी क्रमित युग्म आ गए हैं, इनका पहला वाला अवयव प्रांत या डोमेन बन जाएगा, और इन्हीं का दूसरा वाला अवयव क्या बन जाएगा, परास या परिसर बन जाएगा। और दूसरा वाला पूरा समुच्चय, ये दूसरा वाला अवयव और दूसरे वाले अवयव किस समुच्चय से लिए गए, बी से, उस पूरे समुच्चय का नाम हो जाएगा सह प्रांत या कोडोमेन, सह प्रांत। देखो तो यहाँ पर अगर कहीं प्रांत बताओ, देखिए मेरी बात समझना, तो प्रांत कौन होगा, ये जो क्रमित युग्म है इनका पहला वाला अवयव, ये जो क्रमित युग्म बने हैं इनका पहला वाला अवयव जो है यही डोमेन होंगे, प्रांत होंगे। तो पहला वाला अवयव इनका क्या है, देखो 3, 3, 5, तो 3 को 2 बार नहीं लिखेंगे, तो इनका पहला वाला अवयव जैसे आ गया 3, 5। अब इसी में कहीं परास या परिसर, परास या परिसर, तो इन्हीं का जो दूसरा वाला अवयव है, इन्हीं का जो दूसरा वाला अवयव है, जितने भी, एक चीज़ हमारी गांठ मान लो बहुत मन से कभी कभी जो बोलते हैं वो नोट भी कर लिया करो, तो रजिस्टर और पेन साथ में रखो। ये जितने भी क्रमित युग्म आए हैं संबंध के अंदर, ये जितने भी क्रमित युग्म आए हैं, इन क्रमित युग्मों की बात कर रहे हैं, संबंध के अंदर जो भी क्रमित युग्म बिलोंग कर रहे हैं, उनका फर्स्ट पहला वाला अवयव प्रांत या डोमेन हो जाएगा, और इन्हीं का
दूसरा वाला जो अवयव है परास हो जाएगा, तो दूसरा वाला अवयव कौन है? 4 6 6, तो 6 2 बार नहीं लिखेंगे, आपको पता है समुच्चय में एक ही बार लिखते हैं। अब अगर कह दिया जाए सय प्रांत, सय प्रांत क्या होगा? सय प्रांत, तो सय प्रांत क्या होगा? जो समुच्चय बी है, ये पूरा समुच्चय सय प्रांत है, ये पूरा समुच्चय सय प्रांत है। तो पूरा समुच्चय क्या हुआ? 1 4 6, 1 4 6, ये पूरा समुच्चय सय प्रांत है। जिस समुच्चय से परास लिया गया है, जिस समुच्चय से परास वाले अवयव लिए गए हैं, ऐसा बोलेंगे, जिस समुच्चय से परास वाले अवयव लिए गए हैं, जिस समुच्चय से परास वाले अवयव लिए गए हैं, वो पूरा का पूरा समुच्चय सय प्रांत है, वो पूरा का पूरा समुच्चय ही सय प्रांत है। तभी हम आपको बता दें, कहीं पर आपको बुक में लिखा मिल सकता है कि जो परास होता है वो सय प्रांत का उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है, ये लिखा मिल सकता है कि जो परास होता है, परास, देखो परास वाले जो अवयव हैं वो सय प्रांत में पाए जा रहे हैं, परास वाले अवयव सय प्रांत में। हाँ, अगर कोई फिर कह दे कि क्या परास सय प्रांत के बराबर भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बराबर होगा, या फिर परास वाले अवयव सय प्रांत में पाए जाएंगे, और परास सय प्रांत के बराबर भी हो सकता है, नहीं तो परास वाले अवयव सय प्रांत में पाए जाएंगे। तो आप ध्यान रखना है कि जिस समुच्चय से परास वाले अवयव लिए गए हैं, जिस समुच्चय से परास वाले अवयव लिए गए हैं, वो पूरा का पूरा समुच्चय सय प्रांत होता है। तो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे कुछ बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। हाँ, एक चीज़ और देखिए, जैसे यहाँ पर आर ये बना था, थोड़ा देखिएगा, जैसे आर क्या बना, 3 4, यही आर रिलेशन, 3 6 5 6 बना। अगर इसी जगह कह दें आर इनवर्स बताओ, आर का प्रतिलोम संबंध, आर का प्रतिलोम संबंध मतलब आर इनवर्स, आर इनवर्स थोड़ा सा देखिएगा, व्युत्क्रम संबंध बोलते हैं। तो ये 3 4 क्या हो जाएगा? 4 3 हो जाएगा, 3 6 क्या हो जाएगा? 6 3, 5 6 क्या हो जाएगा? 6 5 हो जाएगा। तो अगर कह दिया, देखो अगर आपसे कह दें आर का प्रांत, थोड़ा सा देखिएगा, आर का प्रांत, तो आर के प्रांत में कौन आया था? देखो वो लिखा है आर के प्रांत में 3 3 5, तो 3 2 बार नहीं लिखेंगे। अगर कह दें आर का परिसर या परास, आर का परिसर, तो आर का परिसर या परास कितना था? 4 6 6, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, ये देखिएगा। अब अगर कह दिया जाए, इसी इधर देखिए, कह दिया जाए आर इनवर्स का प्रांत, कुछ चीज़ें थोड़ा समझाना है इसलिए बता रहे हैं, आर इनवर्स का प्रांत, तो प्रांत कौन होता है? जो क्रमित युग्म बनते हैं, इनका जो पहला वाला अवयव होता है वही प्रांत होता है। तो आर इनवर्स का प्रांत कौन होगा? 4 6 6, तो 6 2 बार नहीं लिखेंगे, 4 6। आर इनवर्स का परिसर, आर इनवर्स का परिसर कौन होगा? 3 3 5। देखो आर इनवर्स में जो क्रमित युग्म बने हैं, आर इनवर्स में, तो आर इनवर्स में जो क्रमित युग्म बने हैं, उन क्रमित युग्मों का पहला जो अवयव है वो प्रांत हो जाएगा, 4 6, और आर इनवर्स में जो क्रमित युग्म बने हैं, उनका जो दूसरा अवयव है वो परास हो जाएगा। दूसरा अवयव 3 3 5, तो कितना आ जाएगा? देखो ये आ जाएगा 3 5। अब एक चीज आप गौर करिए, देखिए जो आर का प्रांत है वही आर इनवर्स का परिसर है, और जो आर का परिसर है वो आर इनवर्स का प्रांत है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज कह सकते हैं कि जो आर का प्रांत होगा, जो आर का प्रांत होगा वो आर इनवर्स का क्या होगा? परिसर होगा, आर इनवर्स का परिसर। और जो आर का परिसर होगा, परिसर मतलब परास, परिसर मतलब परास, जो आर का परिसर होगा, जो आर का परिसर होगा वो आर इनवर्स का प्रांत होगा, आर इनवर्स का प्रांत होगा। तो इतने का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए छोटे छोटे नोट्स बनेंगे लेकिन मज़ा आएगा, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। अब देखिए तत्समक संबंध, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। तत्समक संबंध, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन ऐसे इंग्लिश में। देखिए एक्सरसाइज बताने से पहले बहुत सारी चीज़ें बता रहे इसलिए ताकि आपको समझ में। ये क्या होता है, जैसे कह दिया जाए ए कोई, इसको समझना, ए कोई
अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब हो गया खाली नहीं होना चाहिए, रिक्त नहीं होना चाहिए, अरिक्त समुच्चय है, ए कोई अरिक्त समुच्चय है। तो ए के प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मतलब कोई छूटना भी नहीं चाहिए, तो ए के प्रत्येक अवयव x के लिए, x मतलब जैसे x मान लिया कोई अवयव है ए का, तो ए कोई अरिक्त समुच्चय है, तो ए के प्रत्येक अवयव x के लिए x कामा x, x कामा x, x कामा x तत्समक संबंध होता है, तत्समक संबंध होता है, तत्समक संबंध होता है। देखिए इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, जैसे बताया गया कि ए कोई अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब जो रिक्त ना हो, मीन्स नहीं रिक्त मतलब खाली ना हो, तो ए के प्रत्येक अवयव x के लिए, ए के प्रत्येक अवयव x के लिए मतलब x मतलब एक अवयव को दर्शा रहा है, लेकिन ए में जितने भी अवयव होंगे प्रत्येक मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए, तो ए के प्रत्येक अवयव x के लिए x कामा x तत्समक संबंध होता है। कैसे? जैसे मान लो यहाँ पर हमने आपसे कह दिया a बराबर 1 2 6 मान लो, तो इसको आइए बोलते हैं, आइए इसलिए बोलते हैं, थोड़ा समझिएगा, आइए से निरूपित क्यों करते हैं, प्रतीकात्मक रूप में आइए लिखते हैं। आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी और ए मतलब समुच्चय ए पर परिभाषित है। आई का मतलब हो गया आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब क्या बोलेंगे, तत्समक, और ए का मतलब समुच्चय ए पर परिभाषित है, ए का मतलब समुच्चय ए पर परिभाषित है। तो ऐसे होगा, देखिए 1 कामा 1, 2 कामा 2 और 6 कामा 6, ये हुआ जा करके तत्समक संबंध। x कामा x, x कामा x मतलब 1 कामा 1, 2 कामा 2, 6 कामा 6, ये हुआ जा करके तत्समक संबंध। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू x कामा x सच दैट x बिलोंग फॉर एवरी भी कह सकते हैं, मतलब फॉर एवरी का मतलब प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब हो गया कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, कोई छूटनी नहीं चाहिए। ऐसे भी कह सकते हैं x बिलोंग a, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं x कामा x सच दैट फॉर एवरी, इसको क्या बोलते हैं, फॉर एवरी x बिलोंग a, फॉर एवरी या फॉर आल मतलब सभी मान, फॉर आल या फॉर एवरी बोलते हैं, प्रत्येक मान या सभी मान, प्रत्येक मतलब कोई छूटना नहीं चाहिए। तो देखिए जरा, तो ये हमने क्या बताया, x कामा x के रूप में जो संबंध बनेगा, तो 1 कामा 1 बनेगा, 2 कामा 2 बनेगा। अगर मान लीजिए इसी जगह ऐसे लिख दिया जाए, मेरी बात समझना, अगर इसी जगह ऐसे लिख दिया जाए 1 कामा 1, 6 कामा 6, अब आपसे कोई कह दे कि क्या ये तत्समक संबंध है, 1 कामा 1 और 6 कामा 6 अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये तत्समक संबंध है, तो आप बता देना नहीं, नहीं। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर लिखो a के प्रत्येक अवयव x के लिए, यहाँ पर a के प्रत्येक अवयव x के लिए मतलब प्रत्येक अवयव का मतलब कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, कोई भी अवयव मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। और यहाँ पर 2 कामा 2 छूट रहा है, प्रत्येक अवयव के लिए x का मतलब प्रत्येक अवयव का खुद से ही क्रमित युग्म बने, प्रत्येक अवयव का खुद से ही 1 का 1 से बना, 2 का 2 से, 6 का 6 से। अगर कोई अवयव मिस हो गया, कोई अवयव छूट गया, तो तत्समक संबंध नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना। मतलब किसी भी समुच्चय में जितने अवयव हैं, तो हर एक अवयव का स्वयं से क्रमित युग्म बना दिया जाए, कोई भी अवयव छूटने भी ना पाए, कोई बचने भी ना पाए, तो जो संबंध बनेगा उसी संबंध का नाम होगा तत्समक संबंध। इसके बाद एक चीज और देखिए, एक होता है सार्वत्रिक रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध को हम लोग कह सकते हैं, रिक्त संबंध जैसा कि उसका नाम ही है, आप समझ रहे होंगे। रिक्त संबंध जैसे कह दिया जाए r बराबर फाई, r बराबर कोई संबंध बना r बराबर फाई, r बराबर फाई मतलब r क्या हो गया, रिलेशन, फाई मतलब रिक्त। तो रिक्त संबंध मतलब जिस संबंध के अंतर्गत कोई अवयव ही ना आए, जिस संबंध के अंतर्गत कोई अवयव ही ना आए, उसको हम लोग रिक्त संबंध बोलते हैं, फाई से निरूपित करते हैं। जैसे आपसे एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 कामा 5। अब कह दिया जाए r कोई संबंध है, समझना थोड़ा सा, r कोई संबंध a से b पर परिभाषित है, a से b पर परिभाषित है, जहां
ए माइनस बी ऐसे कह दिया जाए x माइनस वाई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, x बिलोंग ए और y बिलोंग बी, x बिलोंग ए y बिलोंग बी। मतलब R कोई संबंध इस प्रकार से है कि A से B पर परिभाषित है, समुच्चय A से B पर तो परिभाषित है, लेकिन इस प्रकार से परिभाषित है कि x माइनस वाई धनात्मक पूर्णांक है। x किसका अवयव है? A का, और y किसका अवयव है? B का। तो देखिए x माइनस वाई, x किसका अवयव है? A का, y किसका अवयव है? B का। तो x माइनस वाई धनात्मक बनना चाहिए। जैसे 1 माइनस 4 धनात्मक नहीं आएगा, 1 माइनस 5 धनात्मक नहीं आएगा। x माइनस वाई धनात्मक बने, 2 माइनस 4 धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगा, 2 माइनस 5 धनात्मक नहीं आएगा, 3 माइनस 4 धनात्मक नहीं आएगा, 3 माइनस 5 धनात्मक नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये संबंध कैसा होगा? रिक्त होगा, फाई होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? रिक्त संबंध बोलेंगे, फाई बोलेंगे। अभी देखिएगा, अब इतना रखते हैं क्योंकि एक लेक्चर अगर ज़्यादा बड़ा हो गया तो बच्चे पढ़ने से थोड़ा डरने लगते हैं। अगले लेक्चर में इसकी जो और छोटी हुई चीज़ें वो बताएंगे, फिर क्वेश्चन बताएंगे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी सारे क्वेश्चन बताएंगे, एक तरफ से समझ में आएंगे। केवल आप पढ़िए, जुड़ जाइए। इसलिए कहते हैं जिन्होंने सब्सक्राइब न किया वो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।